हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काउट्स एजुकेट। तो बच्चों, आज हम एक क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व्ड सरफेस, या कह सकते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ये बोर्ड में इस पे न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन दोनों आता है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं, इसका डेरिवेशन समझते हैं और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लेंगे सबसे पहले हम ले रहे हैं बच्चों कॉनकेव सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस। ओके, तो हम एक कॉनकेव सरफेस लेंगे और उससे रिफ्रैक्शन कराएंगे और फिर हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हमने ले लिया एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ये बच्चों कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, यहां सब मटेरियल है, मतलब ये स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, यहां पे मटेरियल है। ठीक है, इस जगहों पे ये कोई भी हम मटेरियल ले सकते हैं जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, और इसके बाहर एक दूसरा मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लेट कर लिया। मान लो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया μ1 और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया μ2, यानी स्फेरिकल सरफेस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 लिया है और बाहर का हमने μ1 लिया है। ठीक है, और हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे बच्चों यहां पे, जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। यहां पे ये हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का हम लोग रिफ्रैक्शन कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे रिफ्रैक्शन होगी और रिफ्रैक्शन होने के बाद उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम यहां से एक रे इंसिडेंट करेंगे स्फेरिकल सरफेस पे और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब इसके बाद ये μ1 मीडियम से μ2 मीडियम में इंटर करेगा। तो जब μ2 मीडियम में इंटर करेगा तो क्या होगा बच्चों, आपको पता है रेयर से जब लाइट डेंसर में जाती है, मान लेते हैं कि μ1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 से कम है, तो ऐसे में ये रेयर मीडियम होगा और ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक, यहां हम लिख दे रहे हैं कि μ1 इज लेस देन μ2। तो ऐसे में क्या होगा, लाइट रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड नॉर्मल बेंड होती है। किधर बेंड होती है? टूवर्ड नॉर्मल। तो टूवर्ड नॉर्मल के लिए पहले हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो हम नॉर्मल बनाने जा रहे हैं। देखिए, नॉर्मल बनाने के लिए बच्चों, इसके लिए हमें सबसे पहले इसका सेंटर लेना पड़ेगा। तो इसका जो सेंटर है, मान लो इस जगह पे है। ठीक, तो अगर इस जगह सेंटर है तो सेंटर से आप अगर इंसिडेंट पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, अगर आप सेंटर से इंसिडेंट पॉइंट, जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उसको आप ज्वाइन करते हैं सेंटर से, तो वो उस सरफेस पे नॉर्मल होता है। उस सरफेस पे क्या होता है? नॉर्मल। क्यों नॉर्मल होगा? क्योंकि ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका ये समझो रेडियस है और रेडियस स्फेयर पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अच्छा, अब इसको जाना चाहिए था, रे को जाना चाहिए था, किस तरह जाना चाहिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन वो सीधे ना जाकर के थोड़ा सा उधर बेंड हो जाएगा। ठीक है, किधर बेंड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा थोड़ा सा ये रे इधर ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा। तो जब ऊपर की तरफ बेंड होगा तो किधर जाएगा, ये हल्का सा ऊपर जाएगा, ऐसे हल्का सा ऊपर जाएगा। ठीक है, अब जब हल्का सा ऊपर जाएगा इस तरह से, ठीक है, तो इसके बाद इसको हम ये आगे एक इधर जाएगा और अगर एक रे हम इंसिडेंट करें बिल्कुल सीधे ऐसे, तो वो सीधे निकल जाएगा ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये रे इधर जा रही है और ये रे इधर जा रही है, तो ये दोनों आगे मीट करेंगे नहीं, तो इनको हम पीछे ले जाएंगे तब इमेज बनेगा। ठीक, तो हम इसको जब पीछे ले जाएंगे बच्चों, तो ये यहां पर इमेज बनाएगा। दिस इज द इमेज,
तो ये बच्चों हमारा इमेज होगा। हमने क्या किया, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन कराया, आपको ये रिफ्रैक्शन ज्यादा दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, जब रे इंसिडेंट किया ऐसे, ये जो व्हाइट लाइट जा रही है, ठीक है, ये व्हाइट लाइट जो जा रही है, ये आगे जाने के बाद थोड़ा सा इधर बेंड हो गई, इस तरफ क्यों बेंड हुई, क्योंकि इसी तरफ नॉर्मल था, ठीक है, ऊपर की तरफ बेंड हुई, तो उसको हम जब पीछे लेकर आएंगे तो यहां पे इमेज बन जाएगी आई पे। तो दिस इज द इमेज, ये हमारा इमेज हो गया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक, ओके। तो अब आगे हम देखेंगे बच्चों, ये हमारा पोल है, ये पोल है, तो पोल से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से इमेज की डिस्टेंस जो होती है वो हमारा होता है v, और जो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो होता है u। यानी हमें क्या, और इस पॉइंट को हम कुछ मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो हमारा a ले लेते हैं इसे, और यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं, इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं m, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर जो PO है, PO वो हमारा है -u। PO क्या है, -u, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जाती है उसके अपोजिट में जो डिस्टेंस होती है वो सब नेगेटिव ली जाती हैं। ऐसे में जो हमारा PI होगा वो हमारा हो जाएगा -v, और जो हमारा PC है वो है -r। r इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस स्फेरिकल सरफेस का, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझते हैं, तो उसको समझिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, ये हमारा नॉर्मल है, कौन सा n वाला, रेड वाला, तो ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा I। क्या हो जाएगा, I। ये एंगल I होगा और ये एंगल R होगा। तो जब ये एंगल R होगा तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, R होगा, क्योंकि हम इसको पीछे बढ़ाया ना। देखिए रेड और ये जो हमारा पिंक कलर है, इनके बीच का एंगल ये R है, तो यहां पे रेड और पिंक के बीच का एंगल R होगा, और ये पूरा एंगल हमारा I होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। ये आपका R और ये आपका I, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, और I ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो R हो गया, ठीक। अच्छा, फिर बच्चों हम इसको एक काम करते हैं, इसको अल्फा एंगल लेट कर ले रहे हैं, इसको हम बीटा एंगल लेट कर ले रहे हैं, ये वाला एंगल, ये बीटा एंगल लेट कर ले रहे हैं, और ये हमारा गामा एंगल है, ठीक, ओके। तो अगर आप देखो तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, अगर बात करें AOC, अगर हम AOC की बात करें तो AOC ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, ये एंगल हमारा I है, ये एंगल हमारा अल्फा है, और C में ये वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल है। तो जो एक्सटर्नल एंगल होती है बच्चों, वो रिमेनिंग टू एंगल के सम के इक्वल होती है, मतलब गामा जो होगा वो अल्फा प्लस I होगा। गामा क्या होगा यहाँ पे, अल्फा प्लस I। देखिए ये जो गामा है ये एक्सटर्नल एंगल है AOC ट्रायंगल का, तो ये अल्फा प्लस I हो जाएगा। यहां से हम I निकाल सकते हैं, विच इज गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। ऐसे ही इन ट्रायंगल हम बात करते हैं अगली बार, ये जो ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चों A और इसके I और C, अगर हम AIC लें तो AIC में जो हमारा R और बीटा होगा वो गामा के इक्वल होगा, यानी गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस R। गामा इसका भी एक्सटर्नल एंगल है, ठीक, इस ट्रायंगल का भी, तो इसमें से R की जो वैल्यू आएगी वो गामा माइनस बीटा हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें बच्चे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर हम स्नेल्स लॉ की बात करें तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, μ1 इंटू साइन I इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। आपको ये पता होगा, ठीक है, आप लोगों को पता होगा साइन I अपॉन साइन R जो होता है वो होता है μ2 बाई μ1, तो μ1 इंटू साइन I हो जाएगा इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ये I और R जो है, ये दोनों बहुत ही छोटे एंगल है, और जो हमारा इंसिडेंट रे वो पैराक्सियल रे है, तो पैराक्सियल रे होते हैं तो एंगल बहुत ही स्मॉल होते हैं। ऐसे में हम साइन को यहां से हटा सकते हैं, तो यहां जाएगा μ1 इंटू I इज इक्वल टू μ2
इंटू आर, और आई और आर की वैल्यू हम यहां से उठा के पुट कर देंगे। मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने, इक्वेशन 2 मान लिया, तो आई और आर की वैल्यू यहां उठा के रखेंगे तो आएगा μ1 इंटू आई क्या है गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ2 इंटू आर क्या है, आर है गामा माइनस बीटा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिलेगा, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं। हाँ, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो हमें वैल्यू मिलेगी μ1 गामा माइनस μ1 अल्फा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, गामा को उधर उठा के ले आ रहे हैं, μ2 बीटा उधर ले जा रहे हैं, तो μ2 बीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस μ1 अल्फा हो जाएगा, उधर ही है वो, और μ1 गामा को उठा के इधर लाएंगे तो μ2 माइनस μ1 इंटू गामा हमारा कॉमन हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। ठीक, अभी हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू जो है वो निकालनी है और यहां एक इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक, तो सर कैसे निकालें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, आइए देखते हैं। देखिए, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम लेंगे tan अल्फा। क्या लेंगे, tan अल्फा। अब बच्चों देखो, tan अल्फा अगर आप लेते हो तो मान लो ये हाइट हमारा h है, तो tan अल्फा जो होगा, अल्फा ये एंगल है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा am, जो कि हमारा h है, और बेस हमारा क्या होगा, बेस हमारा होगा PO। क्या होगा, PO, अल्फा के लिए PO हो जाएगा। ठीक, ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम AOM। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, AOM। ठीक है, ओके, तो AM हमारा है बच्चों H, जो कि प्लस होगा ऊपर है, लेकिन हमारा जो PO है वो माइनस U होगा। ठीक, और अगर यहां पे देखो, अगर एंगल छोटा होता है तो ऐसे में tan अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा, और sin अल्फा भी होता तो अल्फा के बराबर हो जाता। साइन और tan में अगर एंगल बहुत छोटी होती है तो ऐसा हम करते हैं। ठीक है, तो ये नियरली इक्वल टू बच्चों अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही बीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, tan बीटा। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा h अपॉन माइनस वी, h अपॉन माइनस वी, और ये नियरली इक्वल टू बीटा हो जाएगी। ऐसे ही हम tan गामा निकाल सकते हैं। tan गामा क्या हो जाएगा, h अपॉन माइनस आर, h अपॉन माइनस आर, और ये नियरली इक्वल टू गामा हो जाएगा। और यहां से हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू तीनों मिल गई है, तो हम उठाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, μ2 इंटू बीटा। देखिए μ2 इंटू बीटा है, ठीक है, तो μ2 इंटू बीटा में क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। बीटा हमारा क्या है, बीटा हमारा है बच्चों h बाई माइनस वी इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस μ1 इंटू अल्फा, अल्फा क्या है h अपॉन माइनस u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू गामा, गामा क्या है h अपॉन माइनस r। अब चाहो तो आप सब तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से आप मल्टीप्लाई, या इसको उधर उठा के इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ऐसे में हमारा h से h कैंसिल भी कर सकते हैं। h देखिए इसमें कॉमन लेंगे, यहां से h उड़ा देंगे, तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी μ2 बाई वी, माइनस से समय मल्टीप्लाई कर दिए तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। दिस इज रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो बच्चों इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। और यहां पे ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यहां पे जो रे इंसिडेंट हो रही है वो पैराक्सियल रे होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखनी है, तो मैं यहां नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूं। सबसे पहले रे शुड बी पैराक्सियल, दूसरी बात आपको याद रखनी है बच्चों, μ1 फ्रॉम वेयर रेज आर कमिंग,
बच्चों जहां से रेज आती है, जहां से रे आती है वो हमारा μ1 होगा, और जो μ2 होगा वो जिस मीडियम में फ्रॉम ऑन विच मीडियम ऑन विच मीडियम रेज आर इंटरिंग, जिस मीडियम में रे आपके इंटर करेगी वो आपका μ2 हो जाएगा, और जिस मीडियम से रे आ रही होगी वो μ1 होगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। और R आपको पता है, R जो आपका होगा वो स्फेरिकल सरफेस की, एक ही सरफेस है स्फेरिकल, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। तीसरी बात जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि V, U और R की वैल्यू विद साइन लेनी है। कैसी लेनी है? विद साइन। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इन तीन बातों का आपको ध्यान देना है। जहां पे ऑब्जेक्ट होगा, जहां पे वो आला वहीं से रे निकलेगी तो वो μ1 होगा, और जहां पे वो जिस मीडियम में वो जा रही होगी वो μ2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है, फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उससे हम आपको समझाते हैं कि कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमने एक कॉनकेव सरफेस ही ले लिया, कॉनकेव सरफेस ले लिया, और एक ऑब्जेक्ट है बच्चों इस जगह पे रखी हुई है जो यहां से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है? 30 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों 10 सेंटीमीटर हमने दे दिया। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 कह दिया, और इसका हमने कह दिया 1.5। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड V, आपसे पूछा जाएगा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, यहां पे हमारा μ1 हो जाएगा 1 और μ2 हो जाएगा 1.5, और R की वैल्यू हम लेंगे -10। क्या लेंगे? -10, क्योंकि इसकी रेडियस आपको पता है लेफ्ट साइड में होगी, रे इधर से इंसिडेंट होगी, डिस्टेंस इधर होगी, और U जो हमारा होगा ये -10 सेंटीमीटर, U जो होगा वो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और यहां से हम V निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है μ2/V - μ1/U इज इक्वल टू μ2 - μ1/R। ठीक है, ओके, तो μ2 की वैल्यू क्या है? 1.5 अपॉन V नहीं पता, माइनस μ1 1, U क्या है? -30 इज इक्वल टू 1.5 - 1 अपॉन R कितना है? -10। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये जाएगा 1.5 डिवाइड बाई V, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये जाएगा 0.5 अपॉन -10, और माइनस वो उठा के जब ये प्लस हो जाएगा इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा 1/30। ठीक, यहां से डेसिमल हटा लो। ठीक है, और डेसिमल हटाएंगे 100 हो जाएगा, और हम 5 से अगर काटे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली हमारा 1.5/V इज इक्वल टू वैल्यू क्या आया? -1/20 - 1/30। तो सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा, ये -3 होगा, ये -2 होगा, -5/60 ये होगा, और ये हमारा इसको भी हम लिख सकते हैं 3/2V। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 1/12 -1/12। ठीक है, तो इसको हम पलट लेते हैं, तो 2V/3 इज इक्वल टू 12, और यहाँ 12 उधर जाएगा तो V इज इक्वल टू जाएगा -12, है ना, इंटू 3/2, ये हमारा हो जाएगा -18 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिली है वो नेगेटिव वैल्यू मिली है, इसका मतलब जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें इसी सेम साइड में मिलेगा, और रिफ्रैक्शन अंदर नहीं हो रहा है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज मिलेगी। कैसे मिलेगी? वर्चुअल इमेज। तो बच्चों इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको आगे और भी न्यूमेरिकल चाहिए होगा तो आप वीडियो कमेंट करिएगा, फिर हम आपके लिए और ढेर सारे न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।